हेलो एवरीवन, आपका एम्बिशन लॉ इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। देखिए, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं या फिर वकील, तो भाई ये केस आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चेक बाउंस केस पे एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट निकाली है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस जजमेंट की वजह से लोगों को कुछ राहत भी मिलेगी, क्योंकि अब इस केस की वजह से चेक बाउंस के जो केस है वो काफ़ी कम होने वाले हैं। तो चलिए आज समझते हैं इस इम्पॉर्टेंट केस को। हम देखिए, क्या है आपका केस का टाइटल, सनाबजी तारी वर्सेस किशोर एस बोरकर एंड अनदर्स। अब इस केस में क्या कहते हैं कोर्ट, हम इसको समझते हैं। Recently, the High Court of Karnataka in Ashok versus Fayaz Ahmed has taken the view that since NI Act is a special enactment, there is no need for the magistrate to issue summons to the accused before taking cognizance under section 223 of BNSS of complaints filed under section 138 of NI Act। अब देखिए, ये समझिए कि मान लीजिए आपने किसी से कुछ सामान खरीदा है और बदले में आपने उसको चेक दिया है और आपका चेक हो जाता है बाउंस, क्योंकि आपके अकाउंट में पैसे इतने होते नहीं हैं, तो आप हो जाते हैं क्रिमिनली लाइबल एक कंप्लेंट के लिए। कंप्लेंट केस आपके अगेंस्ट फाइल कर सकता है वो बंदा। कहाँ फाइल करेगा? वो फाइल करेगा आपका सेक्शन 138 में। सेक्शन 138 में देखिए, अगर आप सेक्शन 138 में इम्प्लीकेट होते हैं ना, तो आपको क्या होता है, आपको 2 साल की पनिशमेंट मिल सकती है, मतलब 2 साल के लिए आपको जेल भेजा जा सकता है, या फिर आपको ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक देना पड़ता है। मतलब आपकी चेक की जितनी भी अमाउंट है उसका 2 गुना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा अगर आप सेक्शन 138 के अंडर कन्विक्ट हो जाते हैं तो। कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है? कॉग्निजेंस का मतलब होता है संज्ञान। देखिए, जब भी किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट जाती है या फिर पुलिस रिपोर्ट जाती है या इंफॉर्मेशन पे मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि भाई क्राइम कमिट हुआ है और इस पे ना आगे ट्रायल चलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कि मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया है या फिर कॉग्निजेंस लिया है। तो इस केस में ये बोल रहे हैं कि मजिस्ट्रेट को ना समन इशू करने की जरूरत नहीं है कॉग्निजेंस से पहले। अब समझिए मैं क्या बताना चाह रही हूं। देखिए, जो हमारा पुराना सीआरपीसी था ना, उसके अंदर सेक्शन 200 में एक तो कंप्लेंट केस फाइल होती मजिस्ट्रेट को। उसमें क्या होता था, कॉग्निजेंस लेने के बाद मजिस्ट्रेट इशू करता था अक्यूज्ड को समन। अक्यूज्ड को क्या इशू करता था? समन इशू करता था। और कब करता था? संज्ञान लेने के बाद, कॉग्निजेंस लेने के बाद। लेकिन जो हमारा ये नया BNSS आया ना, इसमें जो सेक्शन 223 है, इसमें क्या किया है, इसमें प्री कॉग्निजेंस की स्टेज पर ही ना अक्यूज्ड को समन इशू करने का प्रोविजन दे दिया। इस प्रोविजन से क्या हुआ, इस प्रोविजन ने क्या किया, इस प्रोविजन ने अक्यूज्ड को एक बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया। वो बेनिफिट क्या था? वो बेनिफिट ये है, एक एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी थी अक्यूज्ड को, ताकि उसको कोई भी ना कोई झूठे या बेसलेस केस में ना फंसाए। इसलिए कोर्ट क्या कह रही है कि जो स्पेशली NI एक्ट के केसेस है ना, सेक्शन 138 के, उसके अंदर मजिस्ट्रेट को प्री कॉग्निजेंस स्टेज पे ना नोटिस देने की जरूरत नहीं है, इसको कॉग्निजेंस लेने के बाद ही इशू करे अक्यूज्ड को। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, इसमें एक ही चेंज आया है। अब आगे बढ़ते हैं। Consequently, the Supreme Court, in an agreement with the view taken by the High Court of Karnataka, held that an accused need not be heard at the pre-cognizance stage of complaints filed for dishonor of check as per section 138 of the NI Act, Negotiable Instrument Act।
The Supreme Court also issued a detailed set of directions aimed at ensuring that speedy disposal of check bounce cases under Section 138 of the NI Act, stressing the need for efficiency, technological integration, and early settlement. A bench of Justice Manmohan and Justice N.V. Anjaria noted that Section 138 cases constitute a significant portion of criminal dockets, particularly in metropolitan case courts, and therefore require systematic reforms to avoid delay. Keeping in view the massive backlog of check bouncing, भैया इंडिया में ना चेक बाउंस के केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, इतने ज्यादा केस हो गए हैं कि कोर्ट को ये जजमेंट लाना बहुत जरूरी लगा. Backlog of check bouncing cases and the fact that service of summons on accused in a complaint filed under Section 138 of the NI Act continues to be one of the main reasons for the delay in disposal of complaints, as well as the fact that punishment under NI Act is not a means of seeking retribution, but is more a means to ensure payment of money and to promote credibility of checks as a trustworthy substitute for cash payment. The court issued certain guidelines. इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आइए उनको अब समझते हैं. The guidelines issued in the judgment are extracted below. पहली गाइडलाइन क्या है? पहली गाइडलाइन समझते हैं. The court directed that summons in such case should not be restricted to traditional mode of service, but also be issued dasti through the complainant and by electronic means such as email, WhatsApp, in accordance with the rules under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. मतलब ट्रेडिशनल मोड क्या है कि कोर्ट तो समन करेगी, लेकिन आप कोर्ट से दस्ती ऑर्डर या दस्ती समन भी ले सकते हैं और आप खुद पर्सनली भी उसको जो एक्यूज्ड है उसको समन दे सकते हैं. जब आप एक्यूज्ड को समन करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि उसको समन रिसीव हुए हैं तो या नहीं हुए हैं. तो ये जो दस्ती ऑर्डर है ना, ये दस्ती समन है, एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. इससे पहले नहीं था ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है. और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जैसे व्हाट्सएप, ईमेल, SMS, इसके थ्रू भी आप सर्विस ऑफ समन करा सकते हैं. मतलब ये अब अलाउड है. अब दूसरा पॉइंट समझते हैं. कंप्लेनेंट्स विल हैव टू फर्निश अ वेरीफाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द अक्यूज्ड अलोंग विद द कंप्लेंट. मतलब अब जितनी भी डिटेल्स है अक्यूज्ड की आपको करेक्टली कोर्ट को प्रोवाइड करनी है. एंड एफिडेविट ऑफ द सर्विस विल ऑल्सो बी मैंडेटरी. ये मैंडेटरी है. Complainants will have to furnish verified contract details of the accused along with the complaint. An affidavit of the service will also be mandatory. And the penal consequences for false affidavit, अगर झूठा affidavit फाइल किया तो आपके अगेंस्ट क्रिमिनल केस भी फाइल हो जाएगा. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. देखिए जो नया चेंज है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चेंज है. इसमें क्या बोला है कोर्ट ने? इसमें बोला है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एक्सपीडियस द सेटलमेंट ऑफ केसेस अंडर सेक्शन 138 of the NI Act, the principal district and session judge of each district court shall create dedicated online payment facility थ्रू QR कोड एंड UPI लिंक. मतलब अब हर कोर्ट में ना QR कोड की फैसिलिटी दी जाएगी. देखिए ऐसे समझिए जैसे आपने किसी के अगेंस्ट कोई रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल किया है और उसमें वो आदमी आपसे सेटलमेंट करना चाहता है, तो नॉर्मली क्या होता है आप DD देते हो या फिर चेक के थ्रू अपना अमाउंट सेटल करना चाहते हो. पर इसमें क्या है काफ़ी डिले हो जाता है. जैसे नेक्स्ट डेट ले ली, हम DD फाइल कर देंगे, अगली तारीख पे DD फाइल कर देंगे. या फिर अगर उसने चेक दिया है तो चेक अगर बाउंस हो गया तो फिर एक और चेक बाउंस का केस हो जाएगा. तो कोर्ट ने क्या कहा है कि आपके कोर्ट में अब हर कोर्ट के अंदर QR कोड होगा, उसको आप स्कैन करो और जो भी अमाउंट आपको सेटल करनी है वहीं करो और केस को वहीं खत्म करो. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा मूव है सुप्रीम कोर्ट का. The summons shall expressly mention
that the respondent accused has the option to make payment of the check amount at the initial stage itself directly through the said online link. मतलब ये online link आपको हर कोर्ट में मिलेगा. The complainant shall also be informed of such payment and upon confirmation of receipt, मतलब जब confirm कर देगा complainant हाँ मुझे amount मिल गई है, वहीं वो scan करेगा, वहीं payment करेगा और complainant बोलेगा हाँ भाई मुझे अपनी amount मिल गई है, तो कोर्ट वहीं उसका केस खत्म कर देगा. Appropriate orders regarding the release of such money and compounding closure of proceedings under section 147 of the NI Act and section 255 of CRPC/278B and SS may be passed by the court in accordance with law. This measure shall promote settlement at the threshold stage or ensure speedy disposal of cases. भाई इस वजह से ना अब केसेस आपके बड़ी जल्दी जल्दी डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे क्योंकि QR कोड का सिस्टम लग गया है, वहीं पेमेंट करो और केस खत्म करो. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? Every section 138 complaint to be accompanied by a synopsis in a prescribed format setting out key details such as parties, check particulars, dishonor memo, statutory notice, cause of action, relief sought. मतलब अब जो आप कंप्लेंट फाइल करेंगे सेक्शन 138 की, उसके अंदर आप ये सिनॉप्सिस भी ऐड करेंगे. सिनॉप्सिस में क्या होगा? ये आपका सिनॉप्सिस है. इसमें क्या मेंशन किया होगा आपने? इसमें आपकी डेट मेंशन होगी और इसमें आपके इवेंट्स मेंशन होंगे. देखिए वकील जब भी ड्राफ्टिंग करता है ना तो एक तो बहुत लेंदी ड्राफ्टिंग होती है और कभी कभी वो कुछ एसेंशियल डेट मिस कर देते हैं या कोई पॉइंट मिस कर देते हैं और बड़ा डिफिकल्ट होता है उसको पढ़ना. तो कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई अपनी कंप्लेंट के साथ अब एक सिनॉप्सिस भी लगाओ ताकि उनके लिए भी बड़ा आसान हो, और ये मैंडेटरी है. अब आपको अपनी हर कंप्लेंट के साथ सिनॉप्सिस लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी जो कंप्लेंट है वो रिजेक्ट कर देंगे वो. तो उसके अंदर क्या होगा? आपने डेट मेंशन कर रखी होगी, अपने इवेंट्स ठीक से लिख रखे होंगे, तो क्या है पढ़ने में काफी आसानी होगी, समझने में काफी आसानी होगी. तो अब आपकी हर कंप्लेंट के साथ ये सिनॉप्सिस मैंडेटरी होगा. The trial court must record reasons. Trial court must record reasons before converting summary trial into summon trial. देखिए जो ये summary trial है, ये जो समरी ट्रायल है और ये जो ये समन ट्रायल है, ये दोनों ही ना ट्रायल के प्रोसीजर हैं. अब इसके अंदर डिफरेंस समझिए. इनके अंदर जो डिफरेंस है वो है आपका, इसमें जो आपका डिफरेंस वो क्या है? एक तो आपका प्रोसीजर का डिफरेंस है ना. हम अगर समरी ट्रायल को बोलेंगे ये थोड़ा ना फास्ट ट्रैक सिस्टम है, फास्ट ट्रैक ट्रायल है ये आपका, बड़ी जल्दी जल्दी इसके अंदर होगा. ये थोड़ा इसके कंपैरिजन में स्लो है. प्रोसीजर में भी डिफरेंस है, ये इसका प्रोसीजर थोड़ा फास्ट है, इसका प्रोसीजर थोड़ा सा स्लो है. तो कोर्ट ये कह रहा है इसके अंदर कि जब मतलब कि प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस इस चीज को दी जाएगी कि जब भी आप सेक्शन 138 के केस करें तो उसको कैसे ट्राई करेंगे? उसको करेंगे समरी ट्रायल की तरह उसको ट्रीट करेंगे. लेकिन मान लीजिए अगर मजिस्ट्रेट ये डिसाइड करता है कि नहीं मुझे ये केस ना समरी ट्रायल की तरह ट्रीट नहीं करना, मुझे ये केस मुझे जो केस आगे ट्राई करना है ये समन ट्रायल की तरह करना है, तो फिर मजिस्ट्रेट को रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो समरी ट्रायल क्यों फॉलो नहीं कर रहा और समन ट्रायल फॉलो कर रहा है. तो भाई ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी. And may put questions to the accused at the initial stage under section 251 CRPC / section 274B and SS, including whether the check is admitted, liability is disputed, or if the matter can be compounded. चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं. The High Court shall ensure that after service of summons, the matters are placed before the physical courts. Exemption from personal appearances should be granted only when facts so warrant. Thus, the court emphasized that the need for physical hearing post service of summons to encourage early resolution while permitting digital hearing through hearing at the pre-service stage. Digital hearing क्या होती है? जो आप वीसी के थ्रू करते हैं ना, आपने देखा होगा कि वीसी के थ्रू अब हियरिंग होने लगी है.
उसको डिजिटल हियरिंग कहते हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि जब तक समन सर्व नहीं हुआ उससे पहले तो आप डिजिटली अपीयर हो जाओ, लेकिन एक बार आपको समन सर्व हो गया तो आप फिजिकल हियरिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस डालेंगे, कोर्ट में जाके आपको प्रॉपरली हियरिंग अपनी अटेंड करनी होगी। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, whenever the trial court deems it appropriate, it shall use its power to order payment of interim deposit as early as possible under section 143A of the NIA Act। section 143A किसकी बात करता है? सेक्शन 143A आपकी बात करता है इंटरिम कॉम्पनसेशन। ये सेक्शन कब आया था? ये आया था 2018 की अमेंडमेंट से। अब कोर्ट क्या कह रहा है इसके अंदर? अब कोर्ट कह रहा है कि जो सेक्शन 143 में क्या होता था, 143 में ये प्रोविजन है कि जो भी अक्यूज्ड है ना वो कंप्लेनेंट को अप टू 20% इंटरिम कॉम्पनसेशन पे करेगा। कब पे करेगा? ट्रायल के दौरान ही। तो पहले क्या होता था, इसमें काफी डिले होता था, तो कोर्ट ने बोला कि प्लीज जल्दी जल्दी जो ये एप्लीकेशन फाइल होती है 143A की, इसको भी डिस्पोज ऑफ किया जाए और जो इंटरिम कॉम्पनसेशन है वो दिलाया जाए। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं? To ensure accountability, the court directed the district and session judge in Delhi, Mumbai, Kolkata to maintain dedicated dashboard tracking pendency, disposal rate, adjournments and settlements in section 138 cases and to submit quarterly reports to respective high courts। अब ये डैशबोर्ड क्या है? मतलब अब हर कोर्ट के आगे एक डैशबोर्ड लगेगा जिसमें सब कुछ मेंशन होगा कि कितने केस पेंडिंग हैं, कितने डिसाइड हो गए हैं। अब ये क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करेगा और एक रिकॉर्ड रखेगा कि भाई कितने केस पेंडिंग है और क्या स्टेटस है। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है। The Chief Justices of these high courts have been requested to constitute committees to monitor progress, appoint experienced magistrates, and explore ADR mechanism such as mediation and लोक अदालत। मतलब कोशिश यही करनी चाहिए कि जो भी ये मैटर्स है मीडिएशन के थ्रू सेटल हो जाए। देखिए जब भी मैटर्स मीडिएशन या लोक अदालत के थ्रू सेटल होते हैं ना तो कोर्ट का ही बर्डन कम होता है, क्योंकि कोर्ट इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवरबर्डनड है, इतने केसेस आते हैं वो क्या क्या करें। तो जो ये मैकेनिज्म है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, इसको ये बोलते हैं ADR। तो जितना भी कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम मीडिएशन के थ्रू या फिर लोक अदालत के थ्रू इन मैटर्स को सेटल करें और कोर्ट का बर्डन कम करें। बहुत ज़्यादा बर्डन है भाई कोर्ट इस वक्त। तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में दी है। ये केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ये आपको बोलूँगी कि अगर हो सके तो उस केस को ना डिटेल में पढ़ना, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी। और भाई अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।